फिलहाल हम लोग जो है सोर्सेस ऑफ लॉ इसके पहले के क्लास में हम लोग पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लॉ और द थ्योरीज ऑफ लॉ। आज हम लोग क्या करेंगे, लॉ को कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लॉ। टाइप्स ऑफ लॉ, देखो जो लॉ होता है वो बहुत तरीके का होता है ना। जो कानून होता है वो बहुत तरीके का होता है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके का क्या होता है, कानून बनाया जाता है। सबसे बड़ा बात है कि लॉ एक जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि स्टेट के द्वारा बनाया जाता है टू मैनेज द अफेयर इन द सोसाइटी। समाज में जितने भी जो अफेयर होते हैं वो ठीक ठाक तरीके से हो, किसी भी तरीके का क्या हो कि कोई ब्रीच ऑफ लॉ ना हो, कोई इनजस्टिस किसी के साथ ना हो, अनइक्वल किसी के साथ ट्रीटमेंट ना हो, किसी को परेशान ना किया जाए, है ना। तो उसके लिए जो है लॉ काफी ज्यादा जरूरी है। अब बहुत तरीके का लॉ होता है, मेनली हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो तरीके का लॉ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ। मेनली कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक को कहा जाता है नेशनल लॉ। क्या कहा जाता है, नेशनल लॉ। और एक को कहा जाता है इंटरनेशनल लॉ। एक को कहा जाता है इंटरनेशनल लॉ। अब बात आता है कि नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ क्या होता है ना। सो बोलने से ही समझ में आ रहा है, नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ लॉ। वी कैन क्लासिफाई लॉ इन टू टाइप्स, है ना, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the concept of and the types of law and the various types of law, right? So we can classify two. One is called national law. So national law क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। national law are those law which are made by the state for its people, and that law is only binding on the particular territory, है ना, टेरिटरी ऑफ स्टेट। सो दैट लॉ इज कॉल्ड नेशनल लॉ। नेशनल लॉ का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो किसी देश के द्वारा अपने देश के लिए बनाया जाता है, और वो उसी के देश और उसी देश के लोगों के ऊपर और उस देश के सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या होता है, लागू होता है। दैट लॉ इज कॉल्ड नेशनल लॉ। और इन अ प्रेजेंट टाइम, इन अ मॉडर्न टाइम, एवरी स्टेट has their own law, and that law is equally valid, and that law is equally binding and enforceable to its territory. उसके टेरिटरी पे पूरा पूरा जो है लागू होता है। जैसे इंडिया हैव देयर इंडियन लॉ, है ना, भारत के पास अपना खुद का लॉ है, बट भारत का कानून किसी दूसरे देश के ऊपर लागू नहीं होगा। इंडियन सिटीजन इज ओनली गवर्न बाई इंडियन लॉ, and the Indian law is only binding over the territory of India. जहां तक भारत का टेरिटरी है, भारत का जो एरिया है, वहां के लोग, वहां के संगठन, वहां के सभी चीज के ऊपर भारत का लॉ लागू होगा। लेकिन जो हमारा टेरिटरी नहीं है, हमारे स्टेट में जो नहीं आता है, उसके ऊपर लागू नहीं होता है। सो एवरी स्टेट हैज देयर ओन लॉ। हर एक देश एक कानून बनाता है अपने देश और अपने देश के लोगों को सही सलामत रखने के लिए। सो हर एक देश का नेशनल लॉ होता है। तो नेशनल लॉ क्या होता है, आशा करते कि समझ में आया है। नेशनल लॉ ये बेसिकली क्या होता है, एक देश के द्वारा बनाया गया होता है अपने देश के लोगों और देश को रेगुलेट करने के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे हर देश को जो है कानून के माध्यम से चलाया जाता है। देयर इज द रूल ऑफ लॉ इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री। आज के टाइम पे जितने भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, पीपल इलेक्टेड लीडर जहां पे हैं, जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, उन तमाम प्रजातांत्रिक देशों में कानून का शासन होता है रेदर देन द रूल ऑफ पीपल। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट कई दफा फटकारता है कि नाउ द कंट्री इज रन बाय द रूल ऑफ लॉ, नॉट द रूल ऑफ बुलडोजर, है ना। सीजीआई सूर्यकांत और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हमेशा फटकार लगाता है भारत सरकार को या किसी भी गवर्नमेंट। देखो भाई, तुम गवर्नमेंट हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी इच्छा से चलाओगे, लॉ की इच्छा से चलेगी। जो हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा लॉ है, उसके आधार पे सब काम होगा। आप चाहो कि लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई अपने अकॉर्डिंग काम करना, इट इज नॉट वैलिड, बिकॉज दिस इज द कंट्री, दिस इज द डेमोक्रेटिक कंट्री where the rule of law is superior than all the people and all the office. So every people, even the prime minister and the head of state is bound by the law, है ना। हर एक व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए कानून बनाया जाता है ताकि कानून का शासन हो, किसी के साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो, सबके साथ जैसा लॉ में कहा गया उसी तरीके से ट्रीटमेंट हो, है ना। तो इसको कहते हैं नेशनल लॉ। हर एक देश बनाता है अपने देश को रूल करने के लिए। अब एक होता है इंटरनेशनल लॉ। ये क्या होता है इंटरनेशनल लॉ? इंटरनेशनल लॉ उस कानून को कहा जाता है, इंटरनेशनल लॉ इज दैट लॉ which is made by the international organization, mainly UNO, to maintain a cordial relations between the two states in the international level. यानी इंटरनेशनल लॉ वो लॉ होता है जो पूरे देशों के लिए बनाया जाता है। इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून, उस कानून को कहा जाता है जो अंतरराष्ट्रीय संगठन यूएनओ के द्वारा बनाया जाता है, जिसका मेन मकसद होता है कि पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर से कामकाज हो, किसी के साथ, किसी देश के साथ अनफेयर न हो, किसी देश के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट न हो, है ना। तो किसी देश का सोवरेनिटी के खिलाफ कोई काम ना हो, इसके लिए जो है एक इंटरनेशनल लॉ बनाया जाता है जिसको हर एक देश को फॉलो करना पड़ता है। इंटरनेशनल लॉ इज दैट लॉ विच आर बाइंडिंग ओवर ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी देश होते हैं सभी को क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। जैसे हम अपने देश के कानून को मानते हैं, तो उसी तरीके से दुनिया में 196 कंट्री है। तो 196 कंट्री के ऊपर क्या होता है? एक ही कॉमन लॉ लागू होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ, जो कि बनाया जाता है किसके द्वारा? यूएनओ में जनरल असेंबली के द्वारा बनाया जाता है। सो एक्चुअली जनरल असेंबली इज द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द वर्ल्ड व्हिच मेक्स द लॉ, एंड whatever the law is made by the general assembly, that law is considered in international level international law। उस लॉ को जो है इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है, जो यूएनओ के द्वारा बनाया जाता है पूरे दुनिया में शांति सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए। और वो कानून जो यूएनओ बनाता है वो सभी के ऊपर क्या होता है? लागू होता है। वो सभी के ऊपर क्या होता है? लागू होता है। लेकिन जो यूएनओ कानून बनाता है वो सभी स्टेट के ऊपर लागू तो होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन स्टेट। सपोज दैट इंडिया एक स्टेट है और कोई इंटरनेशनल लॉ बनाया गया, तो इंटरनेशनल लॉ बनाया गया जिसमें कहा गया ऐसा करना अपराध है, अगर कोई ऐसा स्टेट करता है तो वो अपराध की श्रेणी में कहलाएगा। बट इट डिपेंड्स ऑन स्टेट, इट मे फॉलो और नॉट। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अंतरराष्ट्रीय कानून माने या ना माने। क्यों? बिकॉज एवरी स्टेट इज द सोवरेन स्टेट। हर एक स्टेट अपने आप में आजाद स्टेट है। तो किसी दूसरा संगठन के द्वारा बनाया गया कानून अगर वो खुद एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते। यूएनओ कैन नॉट फोर्स एनी स्टेट टू फॉलो द इंटरनेशनल लॉ। स्टेट कैन अपोज, स्टेट कैन डिनाई टू फॉलो, है ना। स्टेट क्या कर सकता है? डिनाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास तो सोवरेन पावर है। सोवरेन पावर इज द सुपीरियर पावर फॉर ऑल द पावर, है ना। एक स्टेट के लिए सोवरेन पावर उसका सब पावर होता है। वो किसी दूसरे, एक स्टेट क्या होता है? सब चीज के लिए स्वतंत्र होता है। हम बोले थे ना, सोवरेनिटी मतलब एक्सटर्नल सोवरेनिटी, और एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब होता है हम कौन सा लॉ मानेंगे कौन सा लॉ नहीं मानेंगे, ये डिपेंड करेगा स्टेट के ऊपर। कोई दूसरा इंसान और दूसरा संगठन फोर्स नहीं कर सकता है कि तुम मानना पड़ेगा। अंडरस्टैंड हम क्या बता रहे हैं? तो इंटरनेशनल लॉ क्या है? यूएनओ के द्वारा बनाया जाता था कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, बट ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, इसको माने चाहे ना। हाँ, नहीं, सारा ही स्टेट मिलके क्या करता है? जनरल असेंबली में लॉ पास करते हैं। सारा ही तो मेंबर है दुनिया का,
लेकिन ये कानून बनने के बावजूद भी एक स्टेट के ऊपर, आखिरी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम फॉलो करेंगे कि चाहे, अगर मेरे हित में है तो फॉलो करेंगे, नहीं हित में है तो नहीं फॉलो करेंगे, कोई मेरे को इन्फोर्स नहीं करेगा, कोई मेरे को फोर्स नहीं करेगा। लाइक अमेरिका हमेशा तोड़ता है, सो व्हाट, अमेरिका इजराइल वॉर में क्या होता है, अरे भाई बहुत सारा इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है कि जब युद्ध भी होगा ना, जब वॉर भी होगा, वॉर भी चल रहा होगा, तो उस टाइम पे आप स्कूल, रिलीजियस प्लेस और जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां पे लोग ज्यादातर गैदरिंग ज्यादा है, वहां पे आप क्या करोगे, मिसाइल नहीं चलाओगे, वहां पे आप किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लोगे, मिलिट्री एक्शन। लेकिन अभी तो हम लोग देखिए गाजा में क्या हाल हुआ, अभी तो हम लोग देखिए ईरान में क्या हाल हो रहा है, इसराइल में, सभी देश वही कर रहा है। तो घंटा को इंटरनेशनल लॉ को मान रहा है, और माने भी क्यों, सोवरेन पावर मानने, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। It depends on India whether it may accept international or not, है ना। अगर मेरी मानने से इंटरनेशनल लॉ, अगर मेरा नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी हिफाजत होता है तो मानेंगे, लेकिन अगर मान लेने से मेरा नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पहुंच जाता है तो नहीं मानेंगे। देश से बड़ा कोई लॉ नहीं होता है ना। तो समटाइम यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लॉ में ये चीज तो है, मतलब ये किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। बोलने का मतलब एक ही है, कानून है ठीक है, जब तक आप मान रहे हो मान रहे हो, नहीं भी मान सकते हो तो कोई फोर्स नहीं कर सकता है। मतलब अगर आप ब्रीच करते हो तो नो वन कैन पनिश है। तो यूएनओ में है ना आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई वैल्यू ही नहीं, नाम का वर्ल्ड कोर्ट है कि कोई देश अगर क्या है इंटरनेशनल लॉ को ना माने तो पूरा पकड़ के लाएंगे आईसीसी। तो पाकिस्तान तो इतना बार ना माना है, गया है आईसीसी, बोला है तुमको इतना पैसा रुका हम ये दे रहे, पनिशमेंट दे रहे, बोला नहीं देंगे, बोला नहीं देंगे। क्या कर लिया, क्या कर लिया यूएनओ और क्या कर लिया आईसीसी, उसके पास पावर है ना, सोवरेन पावर है ना, स्टेट है ना, इंडिपेंडेंट स्टेट है। एक क्लियर हुआ, इंटरनेशनल लॉ क्लियर हुआ। तो इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे लागू होता है, ये ग्लोबल लॉ होता है जो हर एक स्टेट को मानना मानना ना मानना उसके ऊपर डिपेंड है। बट ये बनाया इसलिए जाता है ताकि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ठीक ठाक रहे, टेंशन ना आए, कोई ब्रीच ना करे। अब आते हैं नेशनल लॉ। ये जो नेशनल लॉ जो स्टेट के द्वारा बनाया जाता है, हर एक स्टेट के द्वारा बनाया जाता है अपने लोगों के रूल करने के लिए, अपने लोगों को रेगुलेट करने के लिए, अपने स्टेट में पीस, सिक्योरिटी और लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि वे अपने अपने आप को डेवलप कर पाए। तो इसके लिए तो लॉ बनाया जाता है। तो जो नेशनल लॉ होता है ये एक्चुअली बहुत तरीके का होता है। नेशनल लॉ क्या होता है, हम कर लेते दो तरीके का होता है। नेशनल लॉ कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप। नेशनल लॉ कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप। वन इज कॉल्ड पब्लिक लॉ एंड सेकेंड इज कॉल्ड प्राइवेट लॉ। अब पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ क्या होता है, पब्लिक लॉ क्या होता है, ये दोनों ही नेशनल लॉ का पार्ट है। एक होता है पब्लिक लॉ, समझने के लिए हम थोड़ा इसको क्लासिफाइड कर देते हैं कि इजीली समझ जाओ। एक होता है नेशनल लॉ, एक होता है प्राइवेट लॉ। अब नेशनल लॉ क्या होता है, सॉरी पब्लिक लॉ क्या होता है, पब्लिक लॉ आर दोज लॉ विच आर मेड बाय स्टेट फॉर द होल पीपल ऑफ द स्टेट। यानी जब कोई स्टेट कोई ऐसा कानून बनाता है जो कॉमन कानून बनाता है, जो सबके लिए है, सभी लोगों के लिए है, उसमें कोई कैटेगराइज नहीं होता है कि एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, सर्विसमैन, बिजनेसमैन, सिटीजन, कोई क्लासिफाइड ही नहीं होता है। कानून है सबको मानना, कुछ भी हो, मतलब नागरिक होने के नाते को सबको मानना। पब्लिक लॉ आर दोज लॉ विच आर मेड बाय स्टेट फॉर एवरी पीपल ऑफ द स्टेट। सो दैट लॉ इज एक्चुअली कॉल्ड पब्लिक लॉ, क्योंकि वो पब्लिक के लिए बनाया गया है। वर्ड से समझ रही हो, पब्लिक लॉ का मतलब क्या, जो पब्लिकों के लिए बनाया गया है स्टेट के द्वारा, तो सभी पब्लिक को मानना पड़ता है ना। उसमें कोई कैटेगराइज नहीं है कि ये पब्लिक, पब्लिक मतलब सारा पब्लिक, सारा ही तो आम पब्लिक है, तो उसको कहते हैं लोग पब्लिक लॉ, है ना। अब जो पब्लिक लॉ होता है, इस पब्लिक लॉ को हम लोग
कई सारा लॉ में पब्लिक लॉ को जो है कई दफा ऑर्डिनरी लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ मतलब क्या होता है? तो सबके लिए, ऑर्डिनरी सबके लिए, है ना। द लॉ विच इज इक्वल फॉर ऑल, दैट लॉ इज कॉल्ड पब्लिक लॉ एज वेल एज ऑर्डिनरी लॉ, जो ऑर्डिनरी इंसान के ऊपर लागू हो, है ना। अभी जो प्राइवेट लॉ होता है, अब क्या होता है? प्राइवेट लॉ होता है। अब देखो, अभी जो प्राइवेट लॉ क्या होता है? प्राइवेट लॉ आर दोज लॉ, सुनो ध्यान दो, प्राइवेट लॉ आर दोज लॉ which are made by the state for the particular field। मतलब जब क्या होता है कि स्टेट के द्वारा अलग अलग फील्ड के लिए जब लॉ बनाया जाता है, अलग अलग कैटेगरी के लोग के लिए, कैटेगरी के आने वाले लोग के लिए बनाया जाता है कानून, तो उस कानून को क्या कहा जाता है? प्राइवेट लॉ, है ना। प्राइवेट लॉ आर मेड बाय स्टेट फॉर द प्राइवेट फील्ड ऑफ पर्सन, प्राइवेट डिपार्टमेंट के लिए बनाया जाता है। जैसे प्राइवेट में बहुत सारा लॉ आता है, जैसे एक लॉ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, है ना। एक क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और एक क्या होता है? एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए लॉ होता है, और एक लॉ होता है जिसको हम लोग कहते हैं मार्शल लॉ। हाँ, एक होता है क्या? एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एक होता है मार्शल लॉ। अब हम इसको समझा देते क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन को फ्री और फ्रीक्वेंट तरीके से चलाने के लिए बनाया जाता है। हमारे देश में तो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वही तो संभालता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन सब कुछ करता है, तो कैसे करेगा? उन लोग के ऊपर भी कुछ कानून होता है, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैव देयर पर्टिकुलर लॉ व्हिच इज ओनली बाइंडिंग ओवर दोज हु बिलोंग्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम काज करने वाले जो ऑफिसर हैं, उनको जो है ये लॉ मानकर चलना पड़ता है। दैट लॉ इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये बना इसलिए जाता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक ठाक तरीके से चलाया जाए, प्रशासन ठीक ठाक तरीके से चले, प्रशासन अपना ठीक ठाक तरीके से काम करे। इसके लिए जरूरी है कि एक आप रोड मैप बना दो, ऐसे ऐसे ये चीज फॉलो करके करना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। दूसरा मार्शल लॉ। कई दफा क्या होता है, डिफेंस का अपना लॉ होता है। डिफेंस का क्या होता है? अपना लॉ होता है। दे आर नॉट सिविलियन, है ना। वो लोग सिविलियन तो होते नहीं है, तो वो लोग मिलिट्री पर्सन होते हैं, डिफेंस पर्सन होते हैं, डिफेंस के लिए काम करते हैं। तो उनके लिए आर्मी हैव देयर इंडियन आर्मी एक्ट, आर्मी हैव देयर आर्मी लॉ, नेवी हैव देयर नेवी लॉ, एयरफोर्स हैव देयर एयरफोर्स लॉ, पैरामिलिट्री हैव द पैरामिलिट्री लॉ, है ना। तो हर एक डिफेंस का अपना अपना क्या होता है? लॉ होता है। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? जो मिलिट्री यानी डिफेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, है ना, वे सभी का, वो सभी के लिए स्टेट क्या करता है? उनका अपना लॉ बना दिया जाता है। क्योंकि देखो, आर्मी का काम धाम और ऑफिसर का काम धाम अलग होता है। आर्मी हमेशा काम करता है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, आर्मी हमेशा काम करता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। आर्मी का हमेशा काम होता है उसका बॉर्डर का रक्षा, डिफेंस करना, बाहर से अटैक जो हो रहे हैं उनको डिफेंड करना। इसके लिए तो डिफेंस बनाया गया। डिफेंस नाम ही है, डिफेंस करना ही उसका काम है। तो डिफेंस में जो है मार्शल लॉ बनाया जाता है। देखो, आर्मी का अपना रूल होता है, आर्मी का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग काम काज करते हैं। पुलिस अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका पुलिस लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन मार्शल लॉ अलग लॉ। क्लियर है? अब देखो, ये जो पब्लिक लॉ हम बताएं यहां पे, प्राइवेट लॉ तो हम बोले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, मार्शल लॉ होता है। एक और हम प्राइवेट लॉ बता देते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है?
जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो बताया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ना पब्लिक लॉ में ही करना बेहतर होगा। सो इसमें ना करो तो इसमें ना करो, इसमें कर देते हैं। पब्लिक लॉ जो है, अब पब्लिक लॉ दो तरीके का होता है। पब्लिक लॉ क्या होता है? दो तरीके का होता है, यानी पब्लिक या ऑर्डिनरी लॉ भी दो तरीके का होता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसको हम लोग कहते हैं, और एक होता है स्टैट्यूटरी लॉ। एक क्या होता है? स्टैट्यूटरी लॉ। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक होता है स्टैट्यूटरी लॉ। कोई मेरे को डिफरेंस बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड स्टैट्यूटरी लॉ? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, वन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सेकंड इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लॉ। ये दोनों समझ जाओगे ना, कॉन्स्टिट्यूशंस का आधा पार्ट समझ जाओगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर दोज लॉ विच आर रिटेन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देयर आर द फंडामेंटल लॉ which is mentioned and prescribed by the framers of constitutional makers in the constitution. तो हमारे संविधान में जो कुछ भी लिखा गया है ना, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है ना। whatever the law mentioned in our constitution, those all law are called constitutional law. मतलब हमारे संविधान में जितने भी चीज लिखा गया है सबका सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। और एक बात बता दे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसी देश का सबसे फंडामेंटल लॉ होता है, सबसे सर्वोच्च लॉ होता है। नो वन लॉ इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी लॉ शुड वर्क बिलो द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कहने का मतलब क्या है, ये सारा कानून में सबसे सुप्रीम कानून क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? जो एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जैसे हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का बात किया गया है, हमारे संविधान में बहुत सारे डीपीएसपी का बात किया गया, ये सब क्या है? दीज आर द फंडामेंटल लॉ, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, वॉट एवर द थिंग्स एंड वॉट एवर द लॉ is granted under the constitution, that law is considered constitutional law, and the constitutional law is the supreme law of the land. No one law is above the constitutional law, no one law challenge the constitutional law, यानी constitutional law सुप्रीम होगा, बाकी सारा जितना लॉ बनाया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो करके बनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशंस का जो फंडामेंटल आइडिया है, लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, इक्वालिटी, इसको फॉलो करके बाकी लॉ बनाया जाएगा, लेकिन ये लॉ सबसे सुप्रीम लॉ होगा, है ना। समझ में? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? जैसे हमारे संविधान में, जैसे अभी हमारे संविधान में जब बना था 395 आर्टिकल था, तो आर्टिकल्स आर कंसिडर्ड एज अ लॉ बिकॉज आर्टिकल संविधान में होता है। अब देखो स्टैट्यूटरी लॉ क्या होता है? देखो हमारा संविधान में सारा कानून नहीं बताया गया, मतलब संविधान में तो एकदम पूरा डिटेल में सब कुछ तो नहीं लिखा जा सकता है ना। संविधान एक कॉपी है, उसको कितना ही लेंथी करोगे, उसमें फंडामेंटल चीज जोड़ा गया बस। फंडामेंटल चीज का मतलब मेन जो बात है, मेन जो चीज है उसको जोड़ा गया, लेकिन सबको पूरा डिटेल में नहीं लिखा गया। इसीलिए संविधान क्या किया, पार्लियामेंट को बनाया, बोला कि ये एक बॉडी होगा जो कंट्री के नीड्स को ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगा, और पार्लियामेंट जो कानून बनाता है वो कानून को कहते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ क्या होता है? स्टैट्यूटरी लॉ आर दोज लॉ which are made by parliament and that law is called statutory. बोलो सब statutory, all are the statutory which is made by the parliament through majority, through following the procedure which is suggested by the constitution. सब क्या रहता है?
स्टैट्यूटरी लॉ क्या होता है? स्टैट्यूटरी लॉ आर दोज लॉ विच आर मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टैट्यूटरी लॉ आर ऑलवेज रिटेन, है ना। स्टैट्यूटरी लॉ क्या होता है? लिखित होता है, और कौन बनाता है? पार्लियामेंट। सो स्टैट्यूटरी लॉ का मतलब होता है वो लॉ जो बेसिकली क्या होता है? पार्लियामेंट फ्रेम आउट करता है, पार्लियामेंट जो है बनाता है, उस कानून को क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी लॉ। और देखो पार्लियामेंट को इसीलिए तो पावर दिया गया पार्लियामेंट को कानून बनाने का, कि देखो भैया संविधान में तो सब कुछ ना लिख सकते हैं ना, और तुम गवर्नेंस चला रहे हो तो तुमको पता है कि क्या जरूरत है, कौन सा कानून का, पीपल का क्या डिमांड है, और कैसे बेहतर तरीके से रूल ऑफ लॉ लागू किया जा सकता है, जस्टिस कैसे दिया जा सकता है, इक्वालिटी कैसे इंश्योर किया जा सकता है। तो यू कैन मेक अ लॉ बाय योरसेल्फ, अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लॉ। क्लियर? समझ में है कि नहीं? अब ये तो समझ आए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, स्टैट्यूटरी लॉ हो गया। स्टैट्यूटरी लॉ अब जो है जिसको पब्लिक लॉ कहते हैं, अब स्टैट्यूटरी लॉ जो बनता है वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। अब सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्या होता है? या और क्रिमिनल का मतलब होता है जो, हाँ, खून खराबा, मर्डर रिलेटेड, रेप, किडनैपिंग, इन तमाम कांड के लिए क्रिमिनल लॉ बनाया जाता है। अब क्या है कि अब पार्लियामेंट ही तो बनाता है कानून ना, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ आर दोज लॉ, सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ उस लॉ को कहा जाता है जो सिविल मैटर्स को सुलझाने के लिए, सिविल मैटर्स को सुलझाने के लिए जो कानून बनाया जाता है उस कानून को लोग सिविल लॉ कहते हैं, which deals with property, divorce and the other things, छोटा मोटा चीज जितने भी हैं प्रॉपर्टी संबंधी, रेवेन्यू, ये सब सिविल मैटर्स है। तो इस मैटर्स को सुलझाने के लिए सिविल लॉ बनाया जाता है, ये भी बनाता है पार्लियामेंट, इसलिए तो पार्लियामेंट का पार्ट है। दूसरा था क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ आर दोज लॉ which are related with crime, the law which is made by the parliament to provide justice, to provide punishment of the convicted person who did crime, है ना। मतलब जो कोई क्रिमिनल ऑफेंस को रोकने के लिए क्रिमिनल लॉ बनाया जाता है, अंडरस्टैंड। सो सिविल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, ये सारा क्या होता है? लॉ के रूप में काम करते हैं। समटाइम क्या होता है? समटाइम देखा जाए तो यहाँ पे तो बता रहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, है ना। समटाइम क्या होता है, एक और लॉ होता है जिसको हम लोग स्टैट्यूटरी लॉ में ही जोड़ देंगे, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। स्टैट्यूटरी लॉ में ही हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। इस लॉ को क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, समटाइम जो ऑर्डिनेंस होता है वो एक्ट एज अ लॉ। अभी जो ऑर्डिनेंस मेकिंग क्या होता है? ऑर्डिनेंस क्या होता है? देखो ऑर्डिनेंस इज बेसिकली, ऑर्डिनेंस जो होता है ये बेसिकली क्या होता है? ये एक संविधान में प्रावधान किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द प्रेसिडेंट, दैट मीन्स हेड ऑफ स्टेट, कि इफ द कंट्री फेस एनी क्या बोलेंगे, एनी emergency situation and there is the urgent needs required, so you cannot wait for the session of parliament। अब पार्लियामेंट शुरू होगा, कानून बनाएंगे भैया, तब तक उतना जो मतलब उतना टाइम नहीं, हमको तो अभी डिसीजन लेना है, कोई इंपॉर्टेंट लॉ बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट देश के लिए। और उसमें क्या हो रहा है? पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट ही ना कानून बनाता है, लेकिन पार्लियामेंट का बैठक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसका बैठक होता है तब होगा, तो उतना टाइम नहीं है। तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस बनाने का पावर हमारे देश के राष्ट्रपति को दिया गया है। हर एक देश में होता है इमरजेंसी पावर, तो ये ऑर्डिनेंस बनाने का यानी कानून बनाने का पावर राष्ट्रपति को दिया गया, आर्टिकल 123।
Under Article 123, the President of India can issue ordinance when the session of Parliament is absent. जब पार्लियामेंट का सत्र नहीं चल रहा है और उस टाइम पे बहुत जरूरी कानून बनाना, तो उस समय देश का राष्ट्रपति इस्तेमाल कर सकता है आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस। और वो जो ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस मतलब जो लिख के दिया, जो कानून बनाया, 6 महीना तक वो पूरे देश में वैलिड रहेगा और 6 महीना तक उसको कानून का रूप ही मिला रहेगा। बाद में 6 महीना से आगे आपको देश भर में इसको कंटिन्यू रखना है, तब तक तो पार्लियामेंट का सेशन बैठ जाएगा। तो पार्लियामेंट में ये दोनों हाउस से पास होगा कि ये ठीक है कानून कि नहीं। अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया कानून, तब जाके प्रेसिडेंट इसको साइन कर दिया तो ये बाकी लॉ की तरफ परमानेंट लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर 6 महीना के बाद लोकसभा और राज्यसभा में कहीं कोई सदन में गिर गया, बिल नहीं पास हुआ, तो समाप्त। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे बना लो, काम है तो, लेकिन ये परमानेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये डिसाइड करेगा देश का लोग, जनता, यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, अंडरस्टैंड। इसलिए लॉ मेकर्स का बहुत पावर है। पार्लियामेंट में बैठते हैं एमपी, बहुत पावर होता है। अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, डिलिमिटेशन बिल रखा गया, उसको देखो 2/3 मेजोरिटी चाहिए था, एब्सोल्यूट मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए था, और 2/3 मेजोरिटी सरकार रखा। और प्रधानमंत्री बोले भी कि हम ये आशा करते हैं कि सारे ऑपोजिशन साथ दें, घंटा साथ दें, है ना। पास ही नहीं हुआ बिल, 2/3 हुआ ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष महिलाओं के अधिकार से खिलवाड़ कर रहा है। बट द प्रॉब्लम इज दैट 2023 में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पास हो गया है, तो आप उसको लागू कर दो ना। फिर से वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाने की क्या जरूरत है? अगर वो बिल 2023 में पास हो चुका है तो उसको बस इंप्लीमेंट करना है ना, लागू कर दो। क्यों आप, वो तो ऑलरेडी पास है। आप वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पे आप पास करवा रहे हो डिलिमिटेशन बिल, व्हिच इज नॉट फेयर। डिलिमिटेशन का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्ट द साइज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी 545 है, अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो बढ़ाओ। तो इन लोगों ने ठीक है बढ़ाओ, 33.5% जो रिजर्वेशन है, तो अभी 545 जितने मेंबर है उसमें 33.5% दे दो वुमेन्स को। और अगर तुम चाहते हो कि 2021 के सेंसस के आधार पे लाइक वुमेन्स को आप वोट देना चाहते हो, तो सबसे पहले 2021 का सेंसस होने दो। आप क्या बोल रहे हो, 2011 का सेंसस उठाकर बोल रहे हो, क्यों? 10 साल का तो गैप है, 16 साल हो गए, 16 साल में पॉपुलेशन और बढ़ा है। तो जब आपको इतना ही चिंता है डिलिमिटेशन का, तो आप एक बार क्या करो, ये वाला हो जाने दो 2026 का। 2021 में जो आने वाला था वो कोविड-19 के कारण डिले हो गया, तो मे बी 2026 तक क्या होगा, सेंसस कंप्लीट हो जाएगा। 2027 तक लगभग सीट आप ये करो। लेकिन आपको जल्दी इसलिए है क्योंकि 2029 में आपका इलेक्शन है। पॉइंट इज दैट। आप सोच रहे हो अभी कर देंगे तब तो वहां पे वुमेन्स को सीट मिलेगा, लेकिन तो फिर 2011 वाला देखा है, ये लोग वही बोल रहे 2011 क्यों? हर 10 साल पे सेंसस होता है, क्योंकि 10 साल पे पॉपुलेशन बढ़ता है। तो अब तो 2011 पे आप करोगे तो ये तो अनफेयर है ना, 2021 वाला होना चाहिए। और ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन सेंसस पूरा हुआ नहीं, तो आप इतना घबराए कहाँ है? वेट कर लीजिए थोड़ा सा, जब आप ही ना सरकार में हैं। 5 साल अगर इतना वेट किए तो और 2 साल सही। सो विपक्ष जो होता है ना, ऑपोजिशन अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ रूलिंग पार्टी। सरकार का इंटेंशन समझ जाता है कि सरकार करना क्या चाहता है, समझ में आया? अब सिंपल बात है, नॉर्थ वाला साउथ वाला में झमेला हो गया भाई। नॉर्थ का पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, साउथ का पॉपुलेशन तो बढ़ नहीं रहा है। तो नॉर्थ में तो सीटें ज्यादा आ जाएंगी, बट साउथ में पॉपुलेशन कम है तो सीट वहां पे कम होंगी। तो साउथ वाला बोलेंगे कि हम भी इतना ही बड़ा टेरिटरी है
वो नॉर्थ में भी उतना ही बड़ा टेरिटरी है, हमारा पास जनसंख्या कम है, उसके पास जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां से ज्यादा लोग चले जा रहे हैं और हमारे पास से कम लोग चले जा रहे हैं, तो हमारा स्टेट का तो क्या हो गया, इक्वालिटी तो नहीं रहा ना, फिर तो हम पावर में कम हो गए ना, हमारे लोग, हमारे एमपी, हमारा सीट नहीं बढ़ा ना, सीट बढ़ेगा तो एमपी बढ़ेगा, एमपी बढ़ेगा तो एमपी बढ़ेगा तो हमारे जाके बात रखेगा। तो नॉर्थ का ही ना ज्यादा बढ़ रहा है, और नॉर्थ में तो बीजेपी हावी है, साउथ में हावी ना है, बुद्धि है, अंडरस्टैंड। सो जो है, तो ये एक पूरा पूरा क्या है हम लोग का लॉ है कि टाइप्स ऑफ लॉ कितने तरीके का होता है। अब देखो, तो इतना सारा तो हम लॉ बताएं, है ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ होता है, अलग अलग तरीके का लॉ होता है। अब कुछ थ्योरी है, क्या है, थ्योरी ऑफ लॉ, थ्योरी ऑफ लॉ। देखो, थ्योरी ऑफ लॉ यानी इस लॉ के रिगार्डिंग बहुत सारा क्या है, थ्योरी है, थीसिस है, अलग अलग थ्योरी, अलग अलग थ्योरी अलग अलग तरीके का पर्सपेक्टिव देता है कि जो लॉ है ये एक्चुअली कौन बनाता है, इसी के लेकर जो है बड़ा बहुत झमेला है। दैट मीन्स हु एक्चुअली मेड द लॉ, हु एक्चुअली मेक्स द लॉ। तो आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम में तो सब कोई जानता है कि कानून जो है वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है ना, कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी हु मेक्स द लॉ फॉर द होल कंट्री टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंट्री, टू रेगुलेट द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कानून इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कानून के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नेंस कितना स्मूथ होगा, बेहतर कानून होगा तो बेहतर तरीके से समाज राज्य सब अच्छा से चलेंगे, है ना, लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट सब कुछ होगा। कानून ठीक नहीं रहेगा तो फिर सब बढ़ेगा, क्राइम दिस दैट सब बढ़ेगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। लेकिन थ्योरी कहता है, थ्योरी अलग अलग पर्सपेक्टिव देता है। पहला थ्योरी जो है वो थ्योरी क्या कहता है, अभी पहला थ्योरी है क्या, पहला थ्योरी है नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ। क्या है, नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ, ये एक थ्योरी है। दूसरा थ्योरी क्या है, एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव रखता है। दूसरा थ्योरी आता है पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ, पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ ये है। एक क्या है, एक क्या है, एक बोलता है कॉन्टेम्पररी थ्योरी ऑफ लॉ, कॉम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, सॉरी, कॉम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। एक थ्योरी है उसको कहा जाता है सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ, सोशलिस्ट, या इसको हम लोग सोशलिज्म कहते हैं, सोशलिज्म थ्योरी ऑफ लॉ। अब देखो ये चार थ्योरी है। तीसरा है कॉम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, एक और थ्योरी जोड़ देते इसी में, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ। थ्योरी तो बहुत है, कितना पढ़ोगे, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ। तो ये पांच थ्योरी हम लोग देखें, दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब देखो पांचों के बारे में समझ लेते हैं, ये पांचों थ्योरी के बारे, पांचों थ्योरी क्या कहता है एक लाइन से। नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ कहता है कि लॉ कौन बनाता है, लॉ कैसे बनता है, इसके ऊपर पूरा अपना पर्सपेक्टिव देता है। सो नेचुरल थ्योरी जो है ये बड़ा ओल्ड एज ट्रेडिशनल थ्योरी है, जिसके सपोर्टर स्टोइक्स हैं, जिसके सपोर्टर रोम के बहुत ही महान विद्वान, ग्रेट लॉयर, ग्रेट फिलोसफर, पॉलिटिकल स्कॉलर्स, जिनका नाम है सिसरो ना, तुम लोग नाम सुने इनका, स्टोइकस, सिसरो, है ना, खतरनाक व्यक्ति हैं ये लोग, है ना, एंक्विस, है ना, दीज आर द स्कॉलर्स। ये लोग क्या हैं, सपोर्टर है, एक्सपोनेंट है, जो इस बात पे विश्वास करते हैं, नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ पे विश्वास करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ, मेन क्या बात कहता है, अकॉर्डिंग टू नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ कहता है प्राकृतिक जो सिद्धांत है कानून का, वो इस बात पे दावा करता है कि लॉ इज एक्चुअली मेड थ्रू द हैबिट्स, द वैल्यू एंड
मोरालिटी। बोलता है लॉ इज द बेस ऑफ मोरालिटी। कानून जो होता है ना, कोई व्यक्ति व्यक्ति ना बनाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। बोला कैसे? बोला देखो, ह्यूमन बीइंग आर द रेशनल बीइंग, ह्यूमन बीइंग आर द रेशनल पीपल। हर इंसान क्या होता है? बुद्धिमान होता है। हर इंसान क्या होता है? थोड़ा बहुत समझ होता है उसके पास, सही गलत क्या होता है उसको अच्छे से पता होता है। और वो जो भी अफेयर करता है, जो भी जैसे भी बिहेव करता है, तो उसका जो बिहेवियर है, उसका जो वैल्यूज है, उसका जो हैबिट्स है, जो उसके पूर्वज करते आ रहे हैं वो करते आ रहा हो, तो ये जो है लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर। हाउ? कैसे कानून प्रकृति का देन है? बोलता है एक्चुअली लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन हैबिट्स। लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, दैट व्हाट ह्यूमन वैल्यूज मोर, व्हाट ह्यूमन गिव्स प्रायोरिटी मोर। तीसरा बोलता है लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ मोरालिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरालिटी? मोरालिटी का मतलब क्या होता है? What is legal and what is illegal? What is right? What is wrong? Genuinely, एक genuine perspective से जो हम कर रहे हैं वो सही है कि गलत? ये जो मोरालिटी तो हर व्यक्ति के पास होता है, समझ तो हर व्यक्ति के पास होता है। वो तो समझ का ही उत्पादन है, समझ का ही आउटकम है लॉ। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन मोरालिटी, इसका ही तो प्रोडक्ट होता है, कानून बनता है। इंसान ही तो सोचता है, थिंकिंग, थॉट, हैबिट्स, वैल्यूज, मोरालिटी, एथिक्स, सब क्या बनते हैं? यही सब तो लेकर क्या बनता है? तो नेचुरली कानून डेवलप हो जाता है। जो लोग मानते हैं हमेशा वही तो कानून का रूप बन जाता है। जो उस दिन बता रहे थे सोर्सेस ऑफ लॉ में, कस्टम में बता रहे थे। कस्टम क्या? काइंड ऑफ हैबिट्स। हम लोग यही मानते हैं, यही करते हैं। थॉट यही सोचते हैं, ऐसा ही सोचते हैं। मोरालिटी, वैल्यूज। और ये कैसे डेवलप्ड होता है? ये कैसे डेवलप्ड होता है? जब समाज में लोग एक साथ रहते तो डेवलप होता है। These things, the values, the habits, the moralities develop from living together. Understand? Natural theory of law क्या समझ में आता है? क्या बोला? Naturally and automatically laws are developed through the product of mind, through the human thought, through the human habits, through the human value, through the human morality. तो ये लोग ग्रेट महान इंसान लोग हैं, ये सब विश्वास करते हैं। और सीसरो तो रोम का भाई बहुत विद्वान इंसान है ना। सीसरो एक ग्रेट लॉयर। उस टाइम पे रोम पहला, अच्छा तो बताई नहीं, रोम पहला ऐसा देश है जहां पे रिटेन लॉ आया। क्या आया? रिटेन लॉ। उसका नाम था 12 टेबल। क्या नाम था? 12 टेबल। सबसे पहले बनाया रोम एंशिएंट टाइम में अपने लोगों को क्या करने के लिए? रूल करने के लिए। रिटेन लॉ बनाया कि ये कानून है, लिखित कानून, इसको फॉलो करना पड़ेगा सभी को। उसके बाद से पूरा दुनिया का लोग फॉलो करने लगा रिटेन लॉ, है ना। तब जाकर ये सब हुआ। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ। ये समझ में आया कि नहीं? नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ, पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ थोड़ा समझ जाते हैं। ध्यान दो, पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ क्या बताता है? पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ कहता है कि एक्चुअली लॉ इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ नेचर और ह्यूमन हैबिट्स और ह्यूमन वैल्यूज। तो दैट ऐसा थोड़ी होता है, कानून ऑटोमेटिक बन जाता है। कानून हैबिट्स, लोगों के वैल्यूज, थॉट प्रोसेस से बनता है, नहीं, तो झूठ बात है, ये सब बेसलेस बात है, मनगढ़ंत कहानी है। बोलता है पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ कहता है कि लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ सोवरेन। लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ सोवरेन रूलर। बोलता है जो स्टेट को रूल करता है वो कानून बनाता है। क्या कानून बनाता है? ताकि लोगों को रेगुलेट कर सके। क्या कानून बनाता है? ताकि लोगों के अंदर डर, फियरनेस डाला जा सके, ताकि वो हमको, मेरे अथॉरिटी को क्या ना करे, चैलेंज ना करे। तो बोलता है इन एवरी सोसाइटी एंड इन एवरी स्टेट लॉज आर मेड बाय द ह्यूमन सुपीरियर। ह्यूमन सुपीरियर मीन्स सोवरेन पीपल, सोवरेन रूलर, यानी जो रूलर होता है, शासक होता है, हेड होता है, वही क्या बनाता है? कानून बनाता है। बोलता है देख लो, जैसे हमारे समाज में क्या होता है, फैमिली मेक्स द लॉ कि तुमको कितना बजे घर ढुकना है, 7 बजे ना 8 बजे ना 9 बजे।
तो बोलता है उसी तरीके से पूरे ह्यूमन कम्युनिटी और पूरे सोसाइटी के लिए कानून बनाता है और पूरे स्टेट के लिए कानून बनाता है सोवरेन रूलर, जो रूल करता है। ये सीधा बात बोलता है, पॉजिटिव डायरेक्ट बोलता है कि एक्चुअली स्टेट मेक्स द लॉ, और स्टेट को रूल कौन करता है? सोवरेन रूलर। अंडरस्टैंड? पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ बहुत ज्यादा हाईली एक्सेप्टेड है, ठीक है, जो बोलता है स्टेट के द्वारा कानून बनाया जाता है। अब इस बात को कौन फॉलो करता है ना? इस बात को कौन फॉलो करता है? पॉजिटिव ऑस्टिन, है ना? ऑस्टिन जिसने थ्योरी दिया था लीगल सोवर्निटी का। सो ऑस्टिन एक्चुअली क्या है? इसका सपोर्टर है। अब आता है कॉम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। क्या होता है? कॉम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, इसी से समझ में आता है। कॉम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ ये कहता है बोला इन एवरी टाइम सोवरेन रूलर डज नॉट मेक द लॉ। तो बोलता है हर टाइम ना जो स्टेट का हेड होता है वो कानून नहीं बनाता है। तो बोलता है कि तू बता दो कौन कानून बनाता है। तो इनो बोलता है कॉम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ ये कहता है कि लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ international organization like UNO, like IMF, like World Bank, है ना, like International Court of Justice, like General Assembly। यानी ये लोग बोलता है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होता है ना, वे लोग एक्चुअली क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। वे लोग क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। सो लॉ का सोर्स वो होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से ही कानून बन के तैयार होता है। लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन बहुत सारा कानून बनाते हैं जिसको स्टेट देखता है और बना लेता है। तो हम तो ही बोलेंगे स्टेट बनाया, तो एक्चुअली तुम वहां से लेकर आए। सोशलिज्म थ्योरी। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म थ्योरी ऑफ लॉ क्या कहता है? इसको बोलते हैं सोसाइटियल थ्योरी ऑफ लॉ। समझ में आया? हाँ, एक देखोगे ना, सोशियोलॉजी बोल के एक सब्जेक्ट है, तो सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव भी ये बेस्ड है लॉ। तो सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव कहता है कि एक्चुअली लॉ इज नॉट मेड ऑटोमेटिकली, लॉ इज नॉट मेड बाय द स्टेट। पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ को खाने भर दिया, बोलता है तुम झूठ बोलते हो। तीसरा बोलता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी नहीं बनाते। बोलता है कौन बनाता है? बोलता है लॉ इज मेड बाय द सोसाइटी टुगेदर। समाज में रहने वाले लोग ही तो अपने को और अच्छे से जीने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए मिलजुल कर क्या करते हैं? एक रीति, एक कानून बनाते हैं। तो सोसाइटी ना कानून बनाया, क्योंकि कानून किसके लिए बन रहा है? समाज के लिए। तो समाज ही ना बनाएगा कि कोई उसके लिए कोई दूसरा इंसान आके बना देगा। तुम्हारा घर है तो तुम ना सब कुछ फिक्स करोगे, कैसे क्या होगा कैसा नहीं। वही बात बोलो, समझ में आया? तो सोसाइटियल थ्योरी ऑफ लॉ ये बात कहता है, इसलिए इसका ये सोशियोलॉजी को स्टडी करता है ना। तो ये बोलता है सोसाइटी इज द मेन ऑर्गेनाइजेशन हु मेक्स द लॉ। समझ में आया कि नहीं? हाँ, मार्क्सिस्ट क्या कहता है? कार्ल मार्क्स। बाबा इंसान क्या कहता है? अब बाबा इंसान तो एक को चीज पकड़ के हमेशा टानता है। बाबा इंसान बोलता है मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स लॉ को देखता है। वो बोलता है एक्चुअली लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ रूलिंग क्लास। सिंपल बात है, लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ बॉर्जियस क्लास टू कंट्रोल ओवर एंड टू एक्सप्लॉइट ओवर द प्रोलेटेरिएट क्लास। बोला कि ताकतवर लोग और पूंजीपति लोग समाज में वो कानून बनाता है। क्यों बनाते हैं? ताकि दूसरे को क्या कर सके? एक्सप्लॉइट कर सके, गरीबों को एक्सप्लॉइट कर सके और अपना पोजीशन को क्या रखे? मैनेज करके रखे, बनाए रखे। इसके लिए क्या है? लॉ बना है ना। मार्क्स एक अलग थिंकिंग देता है, पढ़ोगे एकदम थ्योरी ना, मजा आ जाएगा। मार्क्स पूरा तुमको सिस्टम समझाता है, लॉ, कोड, पुलिस कैसे काम करता है। बोलता है सब काम करते बड़े लोग के लिए, गरीब इंसान का कोई नहीं है। गरीब सब, ये सब किस लिए? पुलिस है, कोर्ट है, जस्टिस है, सिस्टम है, ये सब किस लिए है? बड़े लोगों के द्वारा बनाया गया है ताकि वे अपना पोजीशन एकदम मैनेज करके रखे और तुमके ऊपर रूल कर सके और एक्सप्लॉइट कर, और तुम कभी चैलेंज ना करो, और जब चैलेंज करो तो तुमको हटा दिया जाए। इसलिए पुलिस है, कोर्ट है, सिस्टम है।
ये हम लोग यहाँ पे समझे मल्टीपल थ्योरीज ऑफ लॉ, जो कानून को अलग अलग थ्योरी, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। ठीक है, कुछ बोलना चाहती हो? बोलो। कॉम्पैरेटिव लॉ का मतलब ये कहते हैं कि एक्चुअली जो लॉ है ना, लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ, आईएमएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बनाते हैं। तो उनका ही, उनसे ही कानून बनता है, स्टेट कानून नहीं बनाता है। कॉम्परेटिव का मतलब होता है स्टेट हमेशा इंटरनेशनल लेवल में जो कुछ भी कानून बनता है उससे सोर्स लेकर जो है कानून बनाता है। ये हो गया कॉम्परेटिव थ्योरी। तो यहाँ पे हम लोग का लॉ फाइनली क्या होता है, कंप्लीट हो गया। सो लॉ पूरा पढ़ने के बाद ये चीज समझ में आता है कि जो कानून है किसके द्वारा बनाया जाता है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे देखा जाए तो कानून जो है तो लोगों के द्वारा ही, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही लोगों के लिए कानून बना। देखो, इन अ प्रेजेंट टाइम वी इलेक्ट्स एमपी, वी इलेक्ट्स एमएलए, एमएलए फॉर स्टेट, एमपी फॉर country. So MP sits in parliament and makes the law for the whole country. That means who makes the law? Actually, our MPs makes the law, na? That means the state government makes the law. And in a state, we send MLA. So MLA sits in legislative assembly and makes the law for particular state. बंगाल में कौन सा कानून चलेगा, ये बंगाल के लोग डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव और एमएलए को चुनकर, और वो एमएलए उनके लिए जाकर क्या करता है, बात करता है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, पॉपुलर सोवर्निटी के ऊपर क्या है, पूरा पूरा बेस्ड है। पीपल जो है ना, वही कानून, पीपल के लोग ही क्या करते हैं, जाते हैं, बैठते हैं और लोगों के लिए कानून बनाते हैं। तो ये सब एक थ्योरी है, लेकिन मार्क्स ये सब थ्योरी को क्या करता है, डिनाई कर रहा है। और ये फालतू इंसान को पागल और बुर्बक बनाने का ये सब बुद्धि है ना, समझ में? पावरफुल पीपल मेक्स द लॉ टू मेंटेन देयर पोजीशन, अंडरस्टैंड? चलिए, थैंक यू। हाँ, सही बात है।